हेलो हाय वेलकम टू एबीपी न्यूज़। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर एसपी सिंह शिवपाल सिंह पटेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और इसके अलावा लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस के संस्थापक और महाप्रबंधक भी हैं। जब हम आपका इंट्रो लेते हैं तो हम आपके पॉलिटिकल के बारे में बात करते हैं ना, पॉलिटिक्स जर्नी के बारे में, कि आप विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा आप संस्थापक हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, तो वो एजुकेशन वाला फ्लेवर आ जाता है। तो आपको क्या बोले, आपको हम एज अ पॉलिटिशियन जाने, आपको हम एज अ एजुकेशनिस्ट जाने, या फिर हम आपको एज अ सोशल वर्कर जाने, क्योंकि लखनऊ में आपके काम के भी बहुत चर्चे हैं। आप मुझे शिक्षाविद के ही रूप में जाने और सोशल वर्कर के रूप में। पॉलिटिशियन कम है क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, सोशल सर्विस की है, और पॉलिटिक्स में तो एक शिक्षा वो क्या कहेंगे विधान परिषद सदस्य के रूप में भी मैंने काम किया है, वो भी बुद्धिजीवियों द्वारा मैं चुना गया था। काम विशेषकर शिक्षा पर ही रहा है और लोगों की सेवाएं की हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। बस यही अपना वो रहता है। तो आप शिक्षाविद समाज सेवी कह सकते हैं। शिक्षाविद समाज सेवी कह सकते हैं। अच्छा, अगर आप समाज सेवी हैं और सामाजिक सरोकारों के बारे में अगर हम बात करें तो आपके जहन में क्या कुछ आता है? सामाजिक सरोकारों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो मैंने काम किया है शिक्षा पर, और उसमें भी विशेषकर आप देखें लगभग 2,500 तो हमारे एम्प्लाई हैं। एक रोजगार सृजन किया है, इतने लोगों को रोजगार दिया है, अच्छा रोजगार दिया है, अच्छा वेतन देते हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी हमें लोग इनवाइट करते हैं अपने स्कूलों में, जहां मैं अपने टीचर्स को भी मोटिवेट करता हूं, बच्चों को भी मोटिवेट करता हूं कि देश प्रेम की भावना के साथ आप लोग काम करें, खूब मेहनत करें, पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने देश को आगे बढ़ाएं। यही अपना उद्देश्य रहता है। सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो पता चला कि आपका जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं किसानों का बैकग्राउंड है। जी हाँ। आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। जी। क्या कुछ रही है आपकी पुरानी जर्नी, बैकग्राउंड के बारे में अगर जानना चाहें तो क्या कुछ बताएंगे आप? पुराना बैकग्राउंड तो मेरे पिताजी किसान थे, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बेटा पढ़ो, पढ़ लिख कर ही आगे बढ़ सकते हो। मेरी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक गांव में ही हुई। फिर लखनऊ आकर के उन्होंने भेजा। मेहनत करते थे, हमें पढ़ाने के लिए पैसा देते थे, जाइए पढ़िए। और देखा कि एक किसान अपने बेटे को वो चाहता है कि वो भी दूसरों की तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश में कुछ नाम करे। तो मैंने ये देखा कि जब पिताजी की ये इच्छा है तो मैंने भी खूब मेहनत की, पढ़ाई की। फिर जो है रोज़गार के लिए भी कई जगह प्रयास किया। कुछ महीने एक विद्यालय में पढ़ाया भी। उसके बाद एक किराए के भवन में अपना विद्यालय स्थापित किया और उसके बाद अच्छे लोगों को जोड़ा, खुद भी पढ़ाता था, सारे काम करता था। फिर धीरे अगले साल ही मेरी मेहनत से वहाँ पे बड़ा लोगों को अच्छा लगा और अपने बच्चों को भेजा, बड़ी संख्या में छात्र आए। तो एक रेपुटेशन बन गई, जिससे ये हुआ कि हमारे जो है एडमिशन जब आए तो फिर कुछ इनकम भी हुई। फिर एक किराए के भवन से लेकर छोटा सा मकान खरीदा। फिर और मेहनत की और लोगों को जोड़ा, टीचर्स को मोटिवेट किया। करते 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 आज जो है 15 ब्रांचेज हैं और लखनऊ पब्लिक स्कूल के नाम से अब एक बड़ा ग्रुप बन चुका है, जहाँ पे 2,500 कर्मचारी और 28,000 तो बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। 40 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि कई लाख बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और वर्ल्ड वाइड उनका प्लेसमेंट है। यही मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ मैंने रोज़गार दिया, वहीं हमारे स्कूलों के पढ़े हुए छात्रों का वर्ल्ड वाइड प्लेसमेंट आप हर कंट्री में पाएंगे। हमारे बच्चे इवन इसरो में वैज्ञानिक है, जो इसरो आजकल बड़ा चर्चा में है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स बहुत बड़ी संख्या में हैं, जजेज हैं। तो हर क्षेत्र में हमारे बच्चों ने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हैं, हर जगह वो
अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आपने रोजगार दे दिया, आपने बच्चों को अपने सपने साकार करने का एक जरिया दे दिया। 40 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। चूंकि आप किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, तो क्या एलपीएस में कुछ ऐसा है जो किसानों के बच्चों को किसी तरीके से कोई सुविधा मुहैया कराई जाए, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी भी तरीके से हो? तो हम लोग यही करते हैं, अगर टैलेंटेड है और किसान का हो, गरीब का हो, किसी का बच्चा हो, तो उसको एडमिशन देते हैं। और किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मैंने एक ये काम ज़रूर किया है कि हमें पता है जो लखनऊ पब्लिक स्कूल या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ पर उसके करियर काउंसलिंग वगैरह ये सब होती रहती है, जिससे कि उनको अच्छा रोज़गार पाने में सुविधा रहती है। लेकिन हमने इस पर ये सोचा ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे भला हो, तो मैंने एक किताब लिखी करियर काउंसलिंग पे, जिसका नाम है सपने और रोज़गार की राहें। हम बच्चों तक वो इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, बल्कि भेज ही रहे हैं। और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ के छात्रों के पढ़ने के लिए हम उनकी लाइब्रेरी के लिए फ्री ऑफ कास्ट वो बुक देते हैं, जिसकी अच्छी खासी कीमत है। तो इससे ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जान सके कि कहाँ कहाँ रोज़गार के अवसर हैं। हमने उन क्षेत्रों को कवर किया है जिनके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। अब हम थोड़ा सा आपके सोशल वर्क के बारे में बात करते हैं। इसलिए क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप समाज सेवी हैं, तो अभी 2020 जब आया और कोविड आई, हाँ, कोविड महामारी आई, तो पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी। अब इस दौरान पे हर तरफ से लोग मदद की नजरों से देख रहे थे, खासकर समाज सेवियों की तरफ। आपके ऐसे क्या कदम थे जो देशवासियों के लिए अच्छे साबित हुए, फायदेमंद साबित हुए? जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से आ रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने भोजन व्यवस्था, साबुन, मतलब हाथ धोने के लिए कपड़े का धोने का साबुन, ये सब चीज़ें भी वितरित किए। इसके अलावा आयुष मंत्रालय द्वारा एक होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 बताई गई थी कि अगर ये ले लेंगे तो लोगों को कोविड नहीं होगा। तो हमने लगभग 1 लाख घरों में, 90,000 1 लाख के बीच में इतने घरों में, चूँकि मैं 7 जिलों से विधान परिषद सदस्य रहा हूँ, तो उन्हीं 7 जनपदों के करीब 1 लाख घरों में हमने वो आर्सेनिक एल्बम 30 की जो होम्योपैथिक शीशी थी, गोलियाँ, उनको घर घर भिजवाया। और सबसे कहा कि सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य इस दवा का सेवन कर लें, जिससे कि कोविड से बचे रहें। उसका लाभ भी हुआ। इसके अलावा जो पुलिस वाले थे, उनको हमने छतरी वितरित की, उनके लिए पानी गाड़ियों से भिजवाते थे। धूप में खड़े हैं, उस समय भयंकर गर्मी और उसमें था, तो ये सब हम लोगों ने व्यवस्थाएं की। और जब भी कोई ऐसी आपदा आती है, तब हमने मदद की है। कोविड में भी हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा उत्तराखंड की जो है केदारनाथ त्रासदी जो हुई थी, उसमें भी हमने 21 लाख की मदद की थी। और केरल में जब बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी, उसमें भी करीब 45 लाख रुपए हमने मदद की थी। इसके अलावा जब जैसे भुज हो, चाहे बिहार की कोसी, तब भीषण तबाही मची थी, उसमें कपड़े, भोजन, राशन और ये सब भिजवाया था। तो इस तरह से जब कोई राष्ट्रीय आपदा आती है, तब हम जो है मदद करते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मतलब एक समाज सेवी के तौर पर आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल आपने कुछ 32 देशों की यात्रा की है, नॉट रॉन्ग, है ना? हाँ। तो आप 32 देश घूम कर आए। फिर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, उसने आपको पार्लियामेंट्री स्टडीज के लिए भी फॉरेन भेजा। आप वहाँ गए, आपने वहाँ पढ़ाई की। अब जब आप इतना देख के वापस इंडिया आते हैं, वापस लखनऊ आते हैं, वापस अपनी जगह आते हैं, तो आप क्या कुछ ऐसा पाते हैं जहां पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया लैग कर रहा है, भारत में इस चीज की कमी है, जबकि विदेशों में ये चीज काफी एक्टिवली परफॉर्म की जा रही है? विदेशों में एक तो डिसिप्लिन, हर व्यक्ति बहुत डिसिप्लिन्ड है। रोड पर डिसिप्लिन दिखती है, मार्केट में डिसिप्लिन दिखती है, कहीं भी जाएं, स्कूल्स में जाएं तो वहाँ डिसिप्लिन दिखती है। टीचर फिर ये नहीं इंतज़ार करता है कि कोई उसको कहे तब वो क्लास लेने जाए। लेकिन
इंडिया में इन चीज़ों की भी आवश्यकता है कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। आपने बताया कि क्या-क्या चीज़ों पे इंडिया लैग कर रहा है, आप इतना बाहर होके आए हैं। जब आप लखनऊ आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप फिर कहीं एक शेल में आ गए? मतलब या तो हम लखनऊ से बाहर जाके किसी मेट्रो सिटी में रहें, दिल्ली में रहें, बैंगलोर में रहें, गुड़गाँव में रहें। ऐसा तो है नहीं कि आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वहाँ रहना। तो लखनऊ में ही टिके रहने का क्या रीज़न है? अ, हमारे हमने ये देखा, चूँकि मैं ग्रामीण परिवेश से आया हूँ, तो मेरा एक ये रहता है कि ग्रामीण परिवेश को भी मतलब जो है आगे बढ़ाया जाए, वहाँ के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। वहाँ ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग उनका भी जीवन स्तर अच्छा हो, तो इसलिए हमने हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी जैसे जनपदों में के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मैंने स्कूल खोले हैं। हमारा मेरा तो एक विद्यालय दिल्ली में भी है। हाँ, तो अब इसको हम नेशनल लेवल पे ले जा रहे हैं। जा रहा है। रैंकिंग में तो टॉप 10 में हम भी हैं। जी। हमारा विद्यालय भी है लखनऊ पब्लिक स्कूल। ये जो अच्छा करने की जो प्रेरणा है कहाँ से आती है? मतलब अगर रोल मॉडल हम आपसे पूछें आपका, तो वो कौन होगा? रोल मॉडल तो पहले तो हमारे पिताजी हैं, बहुत ही सज्जन थे जिन्होंने मुझे पढ़ने भेजा। इसके अलावा जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम, वो हमारे रियल में रोल मॉडल हैं और उनकी शिक्षाओं पर ही हम काम करते हैं। हमेशा बड़ा सोचते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था ऑलवेज थिंक बिग, और मैं बच्चों को भी यही प्रेरित करता हूँ कि हमेशा बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो, तभी आप बड़े बन पाओगे। तो उन्हीं की शिक्षाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक उसमें देखें तो जो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, जैसे नीतीश जी, अटल जी, जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। ये और लेटेस्ट उसमें देखें तो जैसे हमारे अखिलेश यादव जी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। ये सब अपने रोल मॉडल ही कहेंगे और इन्हीं की विचारधाराओं को हम पसंद करते हैं। अच्छा, कभी कलाम साहब से मिलना हुआ? देखिए अखिलेश सर से तो आप मिलते रहे होंगे। कलाम साहब की अगर बात करें तो कभी मिलना हुआ उनसे? हाँ, मैं कलाम साहब से राष्ट्रपति भवन में मिला था, मुझे समय मिला था, उन्हें इनवाइट करने गया था। मैंने एक बहुत बड़ी इवेंट कराई थी, नेशनल चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल, जिसमें लगभग 10,000 स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर यूपी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें विभिन्न धर्मों के, विभिन्न विद्यालयों के, मदरसों के, संस्कृत विद्यालयों के, पब्लिक स्कूल्स के, हर जगह के, और प्राइवेट स्कूल्स के, और ये गवर्नमेंट स्कूल्स के, हर जगह के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो नेशनल चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल जो मैंने कराया था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रेसिडेंट साहब कलाम साहब, उन्हीं को इनवाइट करने गए थे राष्ट्रपति भवन। तो वहाँ मुलाकात हुई, फिर उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार किया और हमें ब्लेस किया, और उन्होंने 10,000 बच्चों को एक ऐसी मतलब टिप्स दी, ऐसे समझाया, और वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। लोग उनको काका कलाम के नाम से भी जानते हैं। तो कलाम साहब ने जो भी बच्चों को सिखाया दिया, तो वो आज भी हमारे बच्चे याद करते हैं और हमारे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट बन चुका है। तो आपने काका कलाम की बात की, आपने पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ की चूँकि बात कर ली है और 2024 में हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो 2024 की पॉलिटिक्स के बारे में अगर बात ना हो तो फिर तो चीज़ें अधूरी हैं। तो 24 के चुनाव के बारे में आप क्या कहते हैं? एक बहुत ही रोचक चुनाव होगा, और मैं भी शायद उसमें शायद क्या, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको राजनीति जैसे में देखा जा सकता हाँ, है? तो बिल्कुल देखा जा सकता है कि मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं। कहाँ से, क्या जगह होने वाली? आज जगह तो उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जनपद है। प्रतापगढ़ की सीट से मैंने मन बनाया है। उम्मीद है 99% हम चुनाव लड़ेंगे, और हमारी पार्टी होगी समाजवादी पार्टी। अच्छा, तो देखिए ये भी आपने ऐलान कर दिया कि समाजवादी पार्टी से आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपने प्लान बनाया है प्रतापगढ़ के बारे में, तो आई एम वेरी श्योर कि आपने ये भी देखा होगा कि प्रतापगढ़ की ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है? प्रतापगढ़ शैक्षिक रूप से बहुत पीछे है। वहाँ पर जो कुछ जो पहले से समृद्ध हैं, या कह लो कि समृद्ध जातियाँ, वो तो आगे हैं,
लेकिन दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बहुत पीछे हैं विशेषकर। तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा वहाँ एक उद्योग के रूप में वहाँ आंवले की खेती बहुत होती है। आंवला के प्रोडक्ट्स जो विटामिन सी के लिए जाने जाते हैं, आंवले का मुरब्बा, आंवले की बर्फ़ी, आंवले के लड्डू, आंवले की कैंडी, ये सब चीज़ें जो हैं विटामिन सी के जो है भरपूर स्रोत हैं और इस पर जो है वर्क करने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पर कोई अच्छी फैक्ट्रियाँ पड़ जाती हैं तो वहाँ के एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और इनकम से भी वो लोग उनकी अच्छी इनकम हो जाएगी, जिससे कि वो ज़िला पूरा समृद्ध हो जाएगा। तो वो विकास की दृष्टि से भी पीछे है। वहाँ पे जो है सड़कें, नालियाँ, खड़ंजे, ये सब इनकी भी आवश्यकता है। इसके अलावा जगह वहाँ पे कई नदियाँ हैं जो घूम घूम कर पूरे प्रतापगढ़ में फैली हुई हैं, तो वहाँ पर बहुत से पुलों की ज़रूरत है, जो बन जाएँ तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। तो इस तरह से विकास के लिए तो प्रतापगढ़ में बहुत काम करने की आवश्यकता ज़रूरत है। है। अच्छा, आपने बहुत सारे सेक्टर्स बताए, मैं 2 पे फ़ोकस करना चाहूँगी। देखिए, आप एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, आपने अभी बताया कि वहाँ पर उस लिहाज से वो पिछड़ा है। तो एक एजुकेशन की सेक्टर में और दूसरा आपने अभी कुछ वक़्त पहले बताया था जब कोविड वग़ैरह हुआ था, तो मेडिसिन का ज़िक्र किया था, तो हेल्थ के सेक्टर में। ये 2 बहुत मेन सेक्टर्स हैं। इन दोनों सेक्टर्स में आपकी तरफ से क्या कुछ कोशिशें होंगी प्रतापगढ़ में सुधार के लिए? प्रतापगढ़ में हेल्थ के मामले में तो बहुत ही पीछे है। वहाँ ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत इलाहाबाद भागते हैं या लखनऊ भागते हैं लोग। वहाँ एक मेडिकल कॉलेज ज़रूर खोला गया है, लेकिन वहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। पहली बात तो वहाँ मशीनें ही नहीं हैं जिससे जांच हो, उनको जो है सही डायग्नोसिस हो, जिससे उनका इलाज हो सके। और अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मैं अगर वहाँ सांसद बनता हूँ तो मुझे विद्यालय भी खोलना पड़ेगा, मैं विद्यालय एक खोलूँगा। और रही बात स्वास्थ्य के मामले में, तो उसमें तो जितना काम किया जाए, मेडिकल कॉलेज है तो उसको बढ़ाया जाए, वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाई जाएँ, वहाँ पर हर फैसिलिटी दी जाए जिससे कि लोगों को दूसरी जगह भागना ना पड़े। इस पे वर्क करने की ज़रूरत है और वर्क किया जाएगा यदि मैं सांसद बनता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, हम देख पा रहे हैं यहाँ बहुत रोशनी है, बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए होती है। पानी, बहुत बेसिक चीज़ें चाहिए होता है, सप्लाई। सड़क टूटी-फूटी हो, बहुत ही दिक्कत होती है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे जो आम आदमी है, हर दिन 2-4 होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं। इसको सही करने के लिए आपके क्या कदम होंगे? बजट सैंक्शन कराना पड़ेगा, काम कराना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। बिजली की बहुत बड़ी कमी है, तो हम लोग इस पर भी वर्क करते हैं, वर्क करेंगे कि हर कोई अपने यहाँ घरों पे मतलब जो है सोलर पैनल लगवाए, सोलर लाइट को इस्तेमाल करे, ग्रीन एनर्जी पर भी जोर दिया जाएगा। और ये समय की मांग है। हमने ये देखा अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया था, कई संयंत्र लगाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जब से वो गए हैं, पिछले लगभग 7-8 साल हो गए, तब से कोई नया संयंत्र नहीं लगा है बिजली का, जिससे बिजली की कमी है उत्तर प्रदेश में और उत्पादन कम हो रहा है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उसके रेशियो में हमारे यहाँ जो है बिजली का उत्पादन कम है, तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। अच्छा, आपने मोटा-मोटा तो सभी सेक्टर बता दिए, पर एज़ अ होल अगर हम आपसे पूछें कि विकास के क्षेत्र में आप क्या कुछ करेंगे, प्रतापगढ़ वालों को क्या कुछ प्रॉमिस करेंगे कि अगर आप आते हैं तो क्या काम प्रतापगढ़ वाले देख पाएँगे? तो एज़ अ होल एक ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या होगा? कोई चुनाव लड़ता है तो बड़े-बड़े वादे करता है, लेकिन मैं वादे सिर्फ उतने ही करता हूँ जितना मैं कर पाता हूँ। मैं 2 बार विधान परिषद सदस्य रहा, इंडिपेंडेंट लड़ा, इंडिपेंडेंट जीता और तीसरी बार अपनी पत्नी कांति सिंह को जिताया, तो 3 बार कह सकते हैं हम रहे हैं। तो अपनी मेहनत, कार्य और ईमानदारी के दम पे, तो ईमानदारी से काम किया जाएगा और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो आम जनता की ज़रूरत है, उन सब पर जो है लग के काम किया जाएगा और प्रतापगढ़ को शैक्षिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे तो हम करते तो पूरे प्रदेश में हैं, पूरे प्रदेश के जहाँ विशेषकर जहाँ-जहाँ हमारे विद्यालय हैं, उसके माध्यम से हम करते हैं। लोगों को रोज़गार भी देते हैं, करियर काउंसलिंग कराते हैं हर जगह जनपद में फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा रोज़गार मेले आयोजित कराते हैं, इसमें हम बड़ी-बड़ी कंपनियों को बुला कर के
अपने विद्यालय में कराते हैं। हमारा गोमती नगर में जो हमारा डिग्री कॉलेज है, लखनऊ पब्लिक कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़, वहाँ पर हर वर्ष जॉब फेयर लगता है, जिसमें 55-60 कंपनियाँ एक साथ आकर के मतलब लगभग जिसमें कई हज़ार स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और उसमें 500-700 लोगों को हर साल रोज़गार का भी अवसर मिलता है। इसके अलावा अपने यहाँ डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को भी उसमें लाभ मिलता है कि उनको जो है प्लेसमेंट अच्छे मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम करते रहते हैं, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कोई ज़िला हो। लेकिन चूँकि संसदीय क्षेत्र हो जाएगा, यदि मैं लड़ता हूँ और चुनाव जीतता हूँ, तो वहाँ पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके जीवन के कई पहलुओं के बारे में जानकारी मिली हमें। तो ये थे डॉक्टर एसपी सिंह, शिवपाल सिंह पटेल। सर ने बताया कि कैसे वो तमाम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तमाम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और अब बहुत ही जल्दी आप उन्हें एक एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर भी देखने वाले हैं। तो इंटरव्यू कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़।